हेलो दोस्तों, एजुकेशन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले की 2 क्लास में मैंने राज्य के बारे में, संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर के बारे में बता दिया था और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो संविधान के महत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। संविधान के महत्व का मतलब होता है कि संविधान क्यों ज़रूरी है। कोई चीज़ क्यों ज़रूरी है ये तो महत्व को ही बताता है। तो संविधान क्यों ज़रूरी है, आज इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है संविधान के वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे, संविधान के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे कि लिखित संविधान और लिखित संविधान क्या होता है। फिर संसदीय प्रणाली के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर संघीय प्रणाली के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर एकात्मक सरकार के बारे में, संघात्मक सरकार के बारे में डिस्कस करेंगे। चूँकि ये पॉलिटी का पिलर है, इसको समझे बगैर, इसको जाने बगैर हम पॉलिटी को सही से नहीं समझ सकते हैं। इसलिए इंडियन पॉलिटी शुरू करने से पहले मैंने इन तमाम टॉपिक को चूज़ किया है कि पहले इनको बता दिया जाए, इनको पढ़ लिया जाए, इसके बाद हम इंडियन पॉलिटी शुरू करेंगे। क्योंकि ये पिलर है, इसे जानना बहुत ही आवश्यक है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे संविधान के महत्व के बारे में, यानी संविधान क्यों ज़रूरी है। पहली चीज़ कि संविधान देश की सर्वोच्च विधि होती है। सर्वोच्च विधि यानी सर्वोच्च कानून होती है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार ऐसी कोई कानून नहीं बना सकती है जो संविधान से ऊपर हो, जो संविधान की लक्ष्मण रेखा को पार करता हो। सरकार ऐसी कोई भी कानून नहीं बना सकती है, क्योंकि संविधान ही सर्वोच्च कानून है। कोई भी कानून संविधान के दायरे में ही सरकार को बनानी होगी, संविधान को ओवरराइट नहीं कर सकती है। सरकार ऐसी कोई कानून नहीं बना सकती है। दूसरी चीज़ कि संविधान देश की शासन प्रणाली को तय करता है। शासन प्रणाली का मतलब होता है कि उस देश में लोकतंत्र है कि राजतंत्र है, या धर्मतंत्र है या कुलीन तंत्र है, इस चीज़ को डिसाइड करता है। यानी संविधान को पढ़ने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि वहाँ की जो शासन प्रणाली है वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है या राजतांत्रिक शासन प्रणाली है या धर्मतंत्र है या कुलीन तंत्र है। इस बात का पता, इस चीज़ की जानकारी हमें संविधान से ही मिलती है। संविधान को पढ़ने के बाद ये डिसाइड हो जाता है कि वहाँ लोकतंत्र है कि राजतंत्र है। शासन प्रणाली इसी को कहते हैं कि वो लोकतंत्र है कि वहाँ राजतंत्र है कि धर्मतंत्र है कि कुलीन तंत्र है कि डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप में तो संविधान नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, तो वो तो एक अलग मसला है। तो संविधान देश की शासन प्रणाली को तय करता है। शासन प्रणाली का मतलब वहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली है कि राजतांत्रिक प्रणाली है। तीसरी चीज़ कि संविधान देश की राज व्यवस्था की प्रकृति को तय करता है। राज व्यवस्था की प्रकृति का मतलब होता है कि वो राज व्यवस्था की संविधान एकात्मक है या संघात्मक है या अर्धसंघात्मक है। संविधान को पढ़ने के बाद हमें ये मालूम चल जाता है, हमें ये मालूम पड़ जाता है कि वहाँ की राज व्यवस्था कैसी है, एकात्मक है कि संघात्मक है कि अर्धसंघात्मक है। अगर एकात्मक होगा तो पावर यानी शक्ति एक ही सरकार के पास होगी, यानी वहाँ पर शक्ति का केंद्रीकरण होता है। शक्ति का केंद्रीकरण होता है। एकात्मक व्यवस्था में या एकात्मक संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है। शक्ति एक ही सरकार के पास होती है। आप यूं कह सकते हैं कि एक राज्य और एक सरकार, इसका मतलब यही हुआ एकात्मक का। एक राज्य एक सरकार, ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, हम ये बात कह सकते हैं। क्योंकि शक्ति एकात्मक संविधान में एक ही व्यक्ति के पास होती है, शासक के पास होती है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है। अगर संविधान संघात्मक है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ जो पावर है केंद्र और राज्य के बीच बटी होगी। किसी एक व्यक्ति के पास शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होगा, बल्कि वहाँ शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा।
यानी शक्ति यानी पावर केंद्र और राज्य के बीच बटी होगी। संघात्मक संविधान का मतलब यही होता है। संविधान को पढ़ने के बाद हमें यह मालूम हो जाता है कि शक्ति किसके पास है। इसलिए संविधान ज़रूरी है, क्योंकि राज्यव्यवस्था की प्रकृति के बारे में पता चलता है, शासन प्रणाली के बारे में पता चलता है। और अगर अर्ध संघात्मक प्रकृति का है राज्य व्यवस्था, तो दोनों लक्षण दिखाई पड़ेंगे, मतलब एकात्मक भी और संघात्मक भी। तो राज्य व्यवस्था की प्रकृति का मतलब कि एकात्मक संविधान है कि संघात्मक संविधान है कि अर्ध संघात्मक संविधान है। आगे चलते हैं कि संविधान सरकार के अंगों की शक्तियों की सीमा तय करती है। संविधान सरकार के अंगों की शक्तियों की सीमा तय करती है। सरकार के अंग का मतलब होता है, सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। तो इन तीनों की शक्तियों को डिसाइड कर देता है संविधान कि आपकी शक्ति की, तीनों की शक्ति क्या होगी, तीनों का अधिकार क्षेत्र क्या होगा। तीनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करें ताकि देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। तो विधायिका का क्या काम होता है? विधायिका का काम होता है कानून बनाना। तो विधायिका क्या है? कानून बनाने वाली संस्था का नाम है। कानून बनाने वाली संस्था को ही हम विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था होती है। तो कार्यपालिका किसको कहते हैं? कानून के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था। कौन सी कानून? जो विधायिका द्वारा बनाई जाएगी, उसी कानून के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था को कहते हैं कार्यपालिका। अब ये अलग बात है कि कार्यपालिका कितने तरह के होते हैं। एक जैसे कि अस्थायी कार्यपालिका होते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका होते हैं, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम यहीं तक रहते हैं। तीसरा अंग है न्यायपालिका। न्यायपालिका का क्या काम है कि कानून के अनुसार न्याय करने वाली संस्था का नाम न्यायपालिका है। न्यायपालिका किसको कहते हैं? तो कानून के अनुसार न्याय करने वाली संस्था को ही न्यायपालिका कहा जाता है। यानी जो कानून के अनुसार न्याय करता है, कानून के अनुसार विवादों का निपटारा करता है, उसे हम न्यायपालिका कहते हैं। कौन सी कानून? तो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून वही, उसी के अनुसार। तीसरी चीज है, चौथी चीज कि संविधान सरकार का स्वरूप तय करती है। सरकार का स्वरूप का मतलब होता है कि वहाँ संसदीय प्रणाली है कि अध्यक्षीय प्रणाली है। इसी को सरकार का स्वरूप कहा जाता है। सरकार के स्वरूप का मतलब हुआ कि वहाँ पे संसदीय प्रणाली है या अध्यक्षीय प्रणाली है या दोनों है, दोनों को गिन है, तो इसी को कहते हैं सरकार का स्वरूप। तो आपको पता चल गया होगा कि संविधान का सही में क्या मतलब होता है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्योंकि आवश्यकता ही उनके महत्व को बताता है। तो पहली आवश्यकता ये है, ये इसलिए ज़रूरी है कि ये देश का सर्वोच्च कानून होता है और इसी के अनुसार, इसी के आधार पर सरकार को कानून बनाना पड़ता है। इससे ऊपर उठकर और इसको नज़रअंदाज करके सरकार कानून नहीं बना सकती। अगर वो बनाती है तो फिर न्यायपालिका के पास जाएगी और उसको शून्य अवैध घोषित कर देगी। शासन प्रणाली को भी तय करता है संविधान। राज्य व्यवस्था की प्रकृति को तय करता है संविधान। सरकार के अंगों की शक्तियों को तय करता है संविधान। संविधान सरकार का स्वरूप भी तय करता है। इसलिए संविधान महत्वपूर्ण है और ये इनके महत्व को बताता है, यानी संविधान के महत्व को बताता है कि संविधान का महत्व क्यों है और संविधान क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है किसी भी देश के लिए। इसलिए मैंने इससे पहले की वीडियो में राज्य के बारे में बता दिया था, क्योंकि जब तक राज्य के बारे में आप नहीं समझेंगे तो फिर राज्य व्यवस्था के बारे में कैसे समझेंगे, संविधान के बारे में कैसे समझेंगे। क्योंकि संविधान और राज्य व्यवस्था तो राज्य के लिए होती है। अगर राज्य ही ना हो तो संविधान और राज्य व्यवस्था कोई मतलब का ही नहीं है। तो इसलिए मैंने राज्य के बारे में पहले बताया, फिर उसके बारे में संविधान के बारे में बताया, राज्य व्यवस्था के बारे में बताया, फिर संविधान के महत्व के बारे में मैंने बता दिया, फिर संविधान के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे, फिर और भी है संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, बहुत सारी चीज़ें अभी रह गई है। इंडियन पॉलिटी शुरू करने से पहले मैंने पहले ही कहा है कि एक पिलर है पॉलिटी का, इसको जाने बगैर हम पॉलिटी को समझ सकते हैं लेकिन बार बार कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हैं उनको पहले ही पढ़ लिया जाए
ताकि पॉलिटी पढ़ने में हमें आसानी हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब एक इमोशनल मोटिवेशन होता है। तो इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इससे आपका कुछ जाता भी नहीं है, कोई पैसा भी नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में। बस अपनी अपनी सोच की बात है। और आगे मिलेंगे हम संविधान के वर्गीकरण के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।